नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे युवाओं की। युवाओं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं पहल को लेकर, युवा सांसदों की एक जिस तरीके में पार्लियामेंट में युवा किस तरीके से अपनी बात को ले के रखते हैं, आज युवाओं में काफ़ी जोश दिखाएगा। हमारे साथ डिबेट पे यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम हुआ है जो उसमें युवाओं ने जो अपना दिखाई है कि पार्लियामेंट में सदन में किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। कल को अगर हम युवा सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो है तमाम युवा हैं बात की करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी मैम? बेसिकली जो टॉपिक अभी जिस हिसाब से चूज़ किया गया और उसका रेलेवेंस चूज़ किया गया है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अभी यूसीसी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर यूजीसी इंट्रोड्यूस हुआ, और इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आप मतलब पूरी तरह से उसके फॉर भी नहीं रह सकते, बट पूरी तरह से उसके अगेंस्ट भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप भले ऑपोजिशन में क्यों ना हो, आपको ये बात पता है कि वो गलत नहीं है। और इनफैक्ट ऑपोजिशन की कई सारी पार्टीज है जो ये कह रही हैं कि यूसीसी गलत नहीं है, बट जिस समय में और जिस एजेंडा से, जिस इंटेंशन से उसको अप्लाई किया जा रहा है वो गलत है। और इनफैक्ट यूसीसी एक बहुत मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बिकॉज आपको एक नया जो अभी वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी जो इतने साल से नहीं हम लोग ने रिकग्नाइज़ की थी, वो फाइनली अब रिकग्नाइज हो रही है, मतलब पार्लियामेंट में और इनफैक्ट यूथ पार्लियामेंट्स में भी। तो कहेंगे जैसे पार्लियामेंट के अंदर वाल चल रहा था, जैसे सदस्य में जो हैगा सत्ता 555 में, आप किस पार्टी में है? मैं बीजेपी में पीयूष गोयल जी बनी हूँ। जी जी। एंड उनका तो मतलब यूसीसी के पूरी तरह से मतलब कंप्लायंस में है, वो अग्री करते हैं यूसीसी जो भी जिस तरह से बीजेपी ने और लाइक इंडिया अलायंस ने जिस भी तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जिस समय पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस तरीके से जो इंटेंशंस थे उसी तरह से वो पूरी तरह से कंप्लायंस में है। एंड इनफैक्ट काफ़ी अच्छा टाइम है जिस तरह से ये यूथ पार्लियामेंट रखा गया और जिस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब वो बाकी वो क्यों नहीं है वो आप अपोजिशन से ही पूछिए। वो क्या सीखने को मिला और क्या? सीखने को यह मिला कि पहली बात तो आपके पास टाइम कम रहेगा, तो उसमें आप जितना इम्पैक्ट बना सकते हो बनाओ, और क्वेश्चंस जितने रेस कर सकते हो। बातें सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलना है तो आपको हर एक बात सुननी पड़ेगी और आपको रिसर्च करके आनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको मतलब गूगल इन सब से मिल जाएगा, बट जितना पहले की रिसर्च करके आओगे ना, उतना जैसे आप जैसे ही सुनते रहोगे आपको कुछ पता चलेगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत बोला है उन्होंने, तो आप ऑन द स्पॉट एक लिख के या फिर रेस करके आप बोल सकते हो उसके लिए। ठीक है, और भी हैं आप किस में? मैं भी रूलिंग पार्टी में। रूलिंग पार्टी में हैं क्या? फॉरेन मिनिस्टर शंकर जी बनेंगी परवान जी। क्या जो है आपने मुद्दा उठाया? सर मेरा भी यूसीसी का ही मुद्दा था, मतलब आप मुद्दा कुछ और नहीं उठा सकते, पर मुझे लगता है कि अगर उन लोगों को यहाँ आना चाहिए जिन लोगों को अपना माइंड ओपन करना है। मुझे लगता है इट्स अ वेरी माइंड बॉगलिंग, वेरी माइंड ओपनिंग एक्सपीरियंस, एंड मुझे लगता है एनीबडी हु वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट, हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू लर्न दीज थिंग्स। मतलब उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड पीपल शुड कम। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको आना चाहिए। मुझे लगता है अपनी रिसर्च नहीं भी आप करके आ रहे हैं, आप आगे बैठिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, और भी तमाम हैं किस जो है आप भी में रहेंगे। आप किस पार्टी से जो सदस्य में उठाया? मैं भाजपा से हूँ, अमित शाह के पोर्टफोलियो पर। अमित शाह की क्या अमित शाह की जिस तरीके से जो है हम देख रहे थे, काफ़ी चर्चा में रह रही थी, हम लगातार जो भी पचे लोगों का जो है जवाब दे रही थी। देखिए, जैसे कि पीयूष गोयल जी ने अभी कहा कि यूसीसी का मुद्दा ऐसा है, ना ही वो पूरी तरीके से गलत है, ना ही वो पूरी तरीके से सही है, बस एक सिचुएशन की मांग है जो सही वक्त पे सही तरीके से कंप्लायंस नहीं हो रही है। पर जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो अमित शाह जी का है, तो वो पूरी तरीके से उसके हित में थे कि उससे आना चाहिए, तो वही मैंने भी आज अपना शब्दों को रखा है अमित शाह जी की जगह पे। देखिए, अमित शाह की जगह पर रखा है, तमाम जो है आपके सामने भी कठिनाइयाँ आई होंगी, विपक्ष भी आपके ऊपर उठाएगा, बात महिला के ऊपर भी आ जाती है कि जिस तरीके से जो है मंत्री और जहाँ देखे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उस तरीके से भाजपा लोग जो है विपक्ष तमाम तरह के जो है सवाल उठा रहा है कि जो है महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है। देखिए, वो क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं बार बार। क्रिमिनलाइजेशन पे तो ऑलरेडी हमारे पास लॉज हैं, सारे लॉज हमने दिए हुए हैं। अब बात ये सिविल की है, तो हम दोनों बातों को आपस में मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं तमाम जो है यहाँ सदस्य में। क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्य गुप्ता है। मैं आज इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका में अपना वक्तव्य यहाँ पर रख रहा हूँ। और जैसे नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि विकसित भारत का निर्माता आज का युवा है, तो मैं उन्हीं के संकल्प को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के आयोजक ने बहुत अच्छा टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस युवा संसद में रखने का कार्य किया है, क्योंकि
इस तरीके के टॉपिक पर आज हमारे युवाओं की सोच आना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आप खुद समझिए जो फ्रांस, टूनेशिया, अमेरिका जैसे देश हैं जहां पर यूसीसी जैसे कानून लागू हैं, वहाँ की महिला वहाँ की प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं, और एक तरफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जैसे देश जहाँ पर यूसीसी जैसी कोई चीज़ तक नहीं है, वहाँ की महिला को ये कहा जाता है कि आप घरेलू हिंसा के बावजूद तब तक न्यायालय नहीं जा सकती जब तक आपके शरीर की हड्डियाँ ना टूट जाएँ। प्रधानमंत्री का मोदी का जो है आप जो है आ रहेंगे तो एक बड़ी रहेगा उनके सोचने के में और युवाओं की सोचने में फ़र्क क्या नहीं? मैं समझ नहीं पाया आप क्या। जो आप प्रधानमंत्री यहाँ पे जो रोल आ रहे हैं, जैसे हर विपक्ष के लोग हैं तमाम, जो है अमित शाह का है, आप प्रधानमंत्री का, जिस तरीके से बात की जाती है ये युवाओं की, तो युवाओं में ज़्यादातर देखा गया है आजकल युवा जो है गाड़ी के लिए और पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कि कैसे देखें? देखिए मैं बताता हूँ, है क्या कि आज का जो युवा है उसको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज के युवाओं का प्रतिभाग बहुत ज़रूरी है। इसलिए सन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद का पटल खोल दिया था युवाओं के लिए कि इस युवा संसद का उपयोग करके आप अपनी आवाज़ को इस देश के सभी नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। हम लगातार हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में कि युवाओं को विकसित बनाएं और इस देश को विकसित बनाएं। देखिए तमाम जो विकसित को बनाने के लिए युवाओं ने में जिस तरीके से पार्लियामेंट में होता है उसको लेकर तमाम अपने अपने लोगों पर जो है किए गए। और अब आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की बात आती है कि तो बात की जाती है जिस तरीके से सदन में हमेशा पड़ती है कि अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी का रोल निभा रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आमिर अलवी और मैं अखिलेश यादव का पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। और जैसा कि हमारे यहाँ टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा जनाब अभिनव पटेल जी को और उनकी पूरी टीम को। एक अच्छी युवा संसद का कार्यक्रम उन्होंने करवाया। और जैसा कि हमारे सत्ता पक्ष के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, माननीय गृह मंत्री जी ने जैसा कि कहा कि बहुत सारे इंडिया अलायंस के मेंबर हैं जो कि यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ज्ञान में वृद्धि करना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस के बहुत सारे मेंबर हैं नॉर्थ ईस्ट के खास तौर से, चाहे वो मिजोरम के हो चाहे नागालैंड के हो, जो क्लियरली यूसीसी को अपोज कर रहे हैं और उसको बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बता रहे हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे बगल ही खड़े हैं, उन्होंने मेंशन करा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पहली ऐसी एशियन कंट्री थी जहाँ कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, वो बेनज़ीर भुट्टो है। तो इसका यूसीसी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को भी कोई भी मंत्रालय और पोर्टफोलियो दे सकते हो, वो उसको टोकनिज्म कहते हैं, इंग्लिश में उसको टोकनिज्म कहते हैं। मेरा कहना यहाँ पर साफ और सीधी एक बात है कि यूसीसी चूंकि गवर्न करता है कॉम्प्लेक्स कल्चर्स को, कॉम्प्लेक्स जो आपके पर्सनल लॉज हैं उनको आप जब चेंज करोगे, कोई भी तरीके का आप जब चेंज लेकर आते हो, सोशल चेंज की थ्योरी मिलती है सोशोलॉजी में, वो ये कहती है कि पहले से आपको उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। और आर्टिकल 44 भी ये कहता है एंडेवर, हमको कोशिश करनी होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूसीसी को लाने की। तो वो कोशिश कैसे होगी? आपको डिस्कोर्स ऐसा बनाना होगा, आपको जो एक्सपर्ट्स की कमिटीज़ बैठानी होंगी, डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, हर जो जैसे हम हर कम्युनिटी को एक होमोजीनियस वे में देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी एक जैसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी एक जैसी नहीं, उनके अंदर डिवीजन होता है, कैथोलिक्स अलग हैं, ऑर्थोडॉक्स अलग हैं, मुस्लिम्स के अंदर आप देखिए शिया अलग हैं, सुन्नीज अलग हैं। तो उनके एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठा लिए, उनसे जानिए समझिए कि हम चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद फिर आगे लेकर चले। और बाकी इंडिया एक उभरता है वो राष्ट्र है, वही बात है कि 1000 बर्क गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, देश आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से सदन में जो है बातचीत होती है कि उसके बाद सपा जो सबसे होती है, ज़्यादातर आवाज़ देखने को मिलती है कि, लेकिन इस समय जो है सपा का जो हल है क्या नज़र आ रहा है? देखिए सपा का भविष्य उज्ज्वल है। आप देखिए इस वक्त गैस की मारा मारी है, पेट्रोल की गाड़ियाँ खड़ी हो गई, तो साइकिल का ही भविष्य है। और 24 में तो जनता ने अयोध्या से बता दिया है, मेरा ताल्लुक अयोध्या से है, अयोध्या से जनता ने बता दिया है कि जो है साइकिल का ही भविष्य है। तो बस साइकिल आपको दिखेगी 27 में। युवाओं के हाथ में अगर की बात की जाए तो अगर युवाओं के हाथ में आए तो युवा लोग किस तरीके से देखेंगे? युवा की बहुत अहम भूमिका है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी कंपेरेटिवली युवा है माननीय मोदी जी के, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा हैं, 50-51 के हैं। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर जी यूथ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो वो भी 50 के प्लस ही हैं। तो बात यही है कि अब ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों युवाओं में से 27 में किसको सेलेक्ट करेंगे। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आप किस पार्टी में हैं? मैं भाजपा से ही हूँ और मैं ओम बिरला जी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और आज का हमारा एजेंडा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये कोई मतलब अभी नया एजेंडा या नया विषय नहीं रहा है। ये हमारे संविधान बनने के समय पर भी और उसके कुछ समय जी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी इसकी विषय में अपना मत रखा कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी 2 बार सलाह दी कि UCC आना चाहिए। इसके अलावा UCC
इस विषय पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे किसी भी तरीके से सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी भी तरह का किसी के अधिकारों का वंचन हो या किसी तरह के अधिकारों का हनन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि ना सरकार या कुछ विशेष लोग अपने फ़ायदे के लिए या वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए मुद्दे को इस तरह से जनता के सामने परोसते हैं कि जनता उसमें गुमराह हो जाती है। इसलिए मैंने अंदर भी अभी सदन में भी यही बात कही और यहाँ पर भी कह देना चाहती हूँ कि यूसीसी का विरोध मतलब बिना किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की का विरोध किए हुए ये कह देना कि यूसीसी ही गलत है, यूसीसी को लाना गलत है, ये ना केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों को या जिनके सामने कहा जा रहा है ना केवल उनको गुमराह करना होगा बल्कि पूरे देश को गुमराह करना है। क्योंकि हम विकसित भारत या अपने भारत को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हम साथ मिलके चलेंगे, और साथ मिलने के लिए हम साथ मिलके तभी चल पाएंगे जब हमारे लिए कानून एक होंगे, है ना। यूसीसी कभी नहीं कहता है, और हाँ बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मैं बता देती हूँ आपको, एक हंगेरियन जर्नलिस्ट को पंडित नेहरू जी ने एक बार अपने 3 घंटे का इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने पर्सनल लॉ की बात की थी, तो हिंदुओं के लिए एक बिल आया था शादियों को लेकर के कि वो 2 शादी नहीं कर सकते हैं। और उस जर्नलिस्ट ने जब पंडित जी से ये पूछा कि आप ये वाई नॉट फॉर मुस्लिम्स, देन व्हाट ही सेड कि वी कांट डेयर टू टेक दिस स्टेप। तो ये किस समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप इस बात से समझ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है समान कानून हो सबके लिए, हम सब मिल के साथ चल पाएँ, और ना तो ये कहा जाएगा कि किसी मुस्लिम को फेरे लेने हैं और ना तो हमें कहा जाएगा कि हमें निकाह करना है, ठीक है। तो यूसीसी को लेकर के केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को गुमराह ना किया जाए और साथ बढ़ के देश को आगे बढ़ाया जाए। वही बात है कि राष्ट्र है पुकारता, चाहिए समानता, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप किसकी भूमिका निभा रही हैं? सोनिया गांधी की भूमिका निभा रही हैं। सोनिया जी जो है क्या कहेंगी, जो है बात की जाए तो जो है भाजपा के मंत्री हैं और तमाम जो अखिलेश यादव, लेकिन सोनिया जी आप में अब जो है कोई दम नजर नहीं आया। देखिए सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि देखिए यूसीसी ला रहे हैं, चलिए वो सही है, मान लिया, पर एक बात बताइए, ये जैसे कि हमारे जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने वो ये चीज़ बार बार मेंशन की थी और ये चीज़ बोली जाती है कि यूसीसी आने से वुमेंस के लिए अच्छे हो गए। बट देखिए पॉलिसी तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत दे रखी है, हर दूसरे महीने में एक नई पॉलिसी आती है, बट पॉलिसी आने से क्या सब चीज़ें सुधर रही हैं, क्या इंप्रूव हो रही हैं। चलिए मान लिया यूसीसी आ भी गया, तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि जो फीमेल्स अभी मेंटेनेंस के लिए लड़ रही हैं उनको आगे चल के जस्टिस मिलेगा। मेंटेनेंस लॉ जो है वो मेंटेनेंस लॉ हो गया, और जो अर्ली मतलब चाइल्ड की उसकी एज पहले ही हमारे यहाँ पे पहले से ही तय हुई थी, पर फिर भी आज भी कम एज में शादी हो जाती है। आज भी जो वुमेंस हैं उनको, जो बैकवर्ड वुमेंस हैं उनको अपने मेंटेनेंस के लिए लड़ना पड़ता है। तो जैसे कि ये चीज़ बोली गई है, ये जो विपक्ष के नेता हैं कि इससे वुमेंस की हालत सही हो जाएगी। तो पॉलिसी लाना बड़ी बात नहीं होती, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। और वो देश जहाँ पहले एंजल चकमा जैसे केस हो गए हैं और काफ़ी एक बिहार की लड़की के साथ जो केस हुए, उन केस के बाद क्या हमारी जो जनता है वो ये मानेगी कि इस पॉलिसी से वुमेन के लिए अच्छा होगा या नॉर्थ ईस्ट या किसी भी चीज़ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पॉलिसी तो है हमारे पास बहुत। आप मानेंगी कि जो है क्या जिस तरीके से जो है आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, तो उसके बाद जो भाजपा की सरकार आई तो विकसित दौर की ओर भारत बढ़ता जा रहा है, तमाम युवा बढ़ते जा रहा है, तो आप ये मानती हैं कि युवाओं की जो है कार में विकसित भारत बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है। जो विकसित भारत है उसका जो एक 70% से ज़्यादा जो रोल है वो युवा ही कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए जो युवा है हमारा, इवन जो कोई मैं तो किसी पार्टी का नहीं बोली, जो युवा वही जो आगे चल के बढ़े, आगे विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाए। बाकी तो बहुत है, बाकी देखा जाए तो बाकी देखा जाए जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसने तो बहुत सारी पॉलिसीज़ दी हैं। जैसे मैं 1-2 पॉलिसीज़ का नहीं, आप पॉलिसीज़ के नेम लाने दीजिए, क्योंकि मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा। अच्छा सोनिया जी ये बताइए कि इस सब छोड़िए कि संसद में जिस तरीके से जब राहुल जी बोलते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस कुछ पीछे नज़र तो हो रही है। देखिए कांग्रेस जो पीछे नज़र आ रही है वो ये इस वजह से आ रही है, कहीं ना कहीं एक तो कंट्रोवर्शियल केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत जिन चीज़ों पे मीम्स वगैरह, जैसे आजकल का देखिए कुछ यूथ अच्छा है, बट कुछ यूथ होता है कि जो मोमेंट्स नहीं कैप्चर करने लायक होते उनके मीम्स बना दिए जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा
बच्चे हैंगे, स्टूडेंट हैंगे जो कि जो है ज़्यादातर पी के सपोर्ट में ही हैंगे, ज़्यादातर क्या कहेंगे, ज़्यादातर जो है युवा बच्चे हैंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिज्ञा है और मैं निर्मला सीतारमन जी हूँ। आप किसका निभाए? मैं 9th क्लास की हूँ। नहीं, आप रोल किसका निभाए? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारामन। हाँ जी, और मैं भी एक युवा हूँ और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं आने वाले युवाओं को, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने अभी एक चीज़ लॉन्च की है अभी 2 साल पहले, VVLT। उनके थ्रू वो हमारे विचार लेते हैं PPT के थ्रू, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और फिर फाइनल होता है। वो हमारे जो विचार होते हैं वो सुनते हैं और उसको लागू भी करते हैं। जैसे कि हम सारे युवाओं जो हैं, अब हम मोदी जी से तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते एकदम से कि मोदी जी को कॉल किया और हाँ मोदी जी क्या हाल चाल, तो वो हमारी जो बातें, हमारे विचारों को जानने के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म खोला है और मैं कहना चाहूँगी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने युवाओं के लिए इतना सोचा। और फिर तब उनकी बात पे मुझे हिटलर की याद आ जाती है। जो हिटलर था वो भी बहुत युवाओं पे ध्यान देता था। उनको, जो हिटलर था वो यूथ पे बहुत फोकस करता था, मतलब उसको लगता था हमारे यूथ जिंदा है तो सब कुछ है। और आज सदन में UCC बिल के बारे में बोला गया। UCC में क्या है कि आप हिटलर कह रही, हिटलर का मतलब ये जानते हैं कि वो अपनी ही सुनना, किसी की नहीं नहीं सुनना। सर, हिटलर गलत भी था तो, लेकिन वो यूथ पे बहुत फोकस करता था। तो आज यूथ की बात हो रही है तो मुझे उसकी बात याद आ गई कि वो कहता था कि हमारा यूथ है तो मतलब सब कुछ है, दे ऑलवेज फोकस इन अ यूथ। तो सर जैसे कि अभी UCC की बात हो रही थी, तो UCC का मतलब हम लोग ये नहीं चाहते, हम जातिवाद नहीं चाहते। विपक्ष वालों को लग रहा है हम जातिवाद कर रहे हैं, हम जातिवाद नहीं चाहते। अच्छा, अभी आप लोग ने जो है जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें चल रहा है, उसमें जो है सदन का चल रहा था रोल, तो आप जो है ये रमन का जो है रोल निभाया, अगर मान लीजिए इसमें आपको नेता बनना पड़े तो किसका रोल निभाएंगे? मैं तो निर्मला जी का रोल निभाऊंगी और निभा रही हूँ। और एक बात, अभी बजट 2026 में 3600 करोड़ मुस्लिम के लिए स्पेशली किया गया। अभी बोल रहे थे विपक्ष वाले कि मुस्लिम के लिए क्या हुआ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि बजट में आप हमारा बजट का वीडियो देखिए, 6 घंटे का वीडियो है, अच्छे से देखिए, उसमें मुस्लिमों के लिए भी किया गया है। और भी क्या नाम है मैम? मेरा नाम निष्ठा शुक्ला है और मैं पोर्टफोलियो बीजेपी की तरफ से रक्षा खाद्से जी का है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द यूथ अफेयर। तो आपका प्रश्न क्या बताऊं मैं UCC के बारे में? क्या सीखने को मिला है जिस तरीके से सदन में और जिस तरीके से पार्लियामेंट में होता है? आप युवा हैं, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? अगर मुझे रियल में मौका मिले तो मैं तो नेता बनना चाहती हूँ पूरी तरीके से। आप मुझे अभी नेता बना दीजिए, मैं अभी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा अगर हाँ फंडिंग दे दीजिएगा, बिल्कुल एकदम सपोर्ट भी कर दीजिएगा। और ये न्यूज़ में जितने देख रहे हैं वो भी सपोर्ट कर दीजिएगा अगर हम खड़े होते हैं तो। फंड दे दिएगा, वन तो मीनिंग हाँ, जो है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फंड दे दिएगा तो जिस तरीके से लोग काम करेंगे अगर हम काम करेंगे तो मेरा तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल नारी सशक्तिकरण पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले स्वयं एक नारी हूँ। और इसके अलावा जैसे हमारी बीजेपी जो सरकार है उसने क्या कार्य किया है अभी तक कि उन्होंने अगर हम ट्रांसजेंडर में देखें तो उन्होंने सबसे पहले ट्रांसजेंडर में जो महिलाएं सबसे पहले यहीं पर अपॉइंट हुई हैं बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो उन्होंने वही पहली ट्राइबल वुमेन को वो लेकर आए थे, द्रौपदी मुर्मू जी को। इसके अलावा मैं बात करूँ तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अगर मैं पार्टी से हट जाऊं तो अभी जाके आप सदन में देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं ही बैठी हुई हैं। तो महिलाओं के लिए तो मैं बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए यही कहना चाहूँगी कि UCC महिलाओं के लिए ही है, उनके राइट्स को बढ़ाने के लिए ही है। नेता बन जाएंगी आप तो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करेंगे, पुरुषों के लिए नहीं कर देंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे। इतने सालों तक इन्होंने शोषण किया तो इनका शोषण नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इनका भी शोषण किया जाएगा। पर अधिकार नेता तो वही जो सबके काम है, नेता तो वही सबके काम आए। नहीं, फिर भी हम देखिए दिखाने का कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है। दिखाने के लिए हम कहेंगे कि हम इक्वालिटी देखेंगे, लेकिन करने के लिए हम थोड़ा महिलाओं की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। और मैं बस कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे कि कल्पना चावला हैं, चंद्रयान पे गई, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था। तो लोग कहते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि ये जो पुरुष लोग होते हैं, माफ़ करिएगा, इनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इनको लगता है महिलाएं मुस्लिम में बात करें तो बुरखे के नीचे ही बस रह पाएंगी, अगर हिंदू में बात करें तो बस पल्लू डाल पाएंगी। उनका ये मानना है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। फोटो के आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे जो बड़ा कदम मेरे हिसाब से जो सरकार ने लिया वो पार्लियामेंट में जो उन्होंने वुमेन बिल पास किया।
कोशिश ये काफ़ी समय से की जा रही थी, पर ये जो फ़िलहाल जो वुमेन पार्लियामेंट में जो बिल लागू हुआ, उसे पार्लियामेंट में कम से कम जो स्त्रियों की मजबूती है वो पक्की होती है। और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने एक VVYLD का सुझाव दिया था। तो हाँ, बात अच्छी ये है कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि युवा राजनीति से राजनीति कर रहे हैं, पर युवा प्रधानमंत्री जी ने बात बोली थी कि वो 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके विचारों से राजनीति का स्तर जो है वो और ऊपर बढ़े। देखिए हमारे साथ तो जो है सत्ता रहेंगे जो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी बनेंगे, क्या कहेंगे जो है जिस तरीके से चल रहा है युवा संसद में तमाम लोगों का चल रही है कि राहुल गांधी जी आप कहाँ पीछे रहेंगे? देखिए, जो ये UCC का बिल है, ये हमारे जो संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसका वो विरोध करता है, जो कि हमारा मल्टीकल्चरिज्म दिखाता है, जहाँ एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा इंडिविजुअल भी देखता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा कम्युनिटी स्पेसिफिक भी देखता है। तो ठीक है, उसके खिलाफ है। हमारा ये मानना है कि जो भी राइट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनजस्ट लॉज हैं, हम उनको बदलेंगे, उनमें रिफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने खुद बोला था कि हाँ, रिफॉर्म कर सकते हैं, हमें पूरा UCC लाने की ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण के हिसाब से अगर मैं समझाऊँ तो लाइक अगर घी में मक्खी गिरी तो आप पूरा घी क्यों फेंक रहे हो? जो मक्खी उसको निकाल के फेंको। जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इनजस्ट हैं उनको चेंज किया जाए। और ये UCC इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में वादा किया था कि हम UCC लेकर के आएंगे। इनके मैनिफेस्टो में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए UCC लेकर के आ रहे हैं। इनको UCC कोई लेना देना नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, NCRB की डेटा के अकॉर्डिंग हर रोज 80 से ज़्यादा महिलाओं का रेप होता है। इन्होंने बजट का 1% भी नहीं देना समझा उसको। बजट में से यूनियन बजट का 1% भी महिला सुरक्षा पे नहीं गया है। 1% की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 1% नहीं गया है। कर लो गूगल, आप गूगल। मैम फ्रेम में आ जाइए, फिर अगर करना है तो इधर आ जाइए। क्या कहेंगे? आपने बजट की बात की है, एक्सक्यूज मी सर, आपने बजट की बात की है। मैं निर्मला सीतारमण हूँ। तो बजट में आपने अभी बोला था किसी ने स्पीच में कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, कि तुम आपको नहीं, किसी ने कहा आपकी लाइन। किसी को मैं आपकी पार्टी की तरह किसी को धर्म में नहीं बांट रहा हूँ। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं नेता हूं, मैं धर्म में किसी को नहीं बांट रहा हूं। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूं कि जैसे इनके लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इन्होंने 80 से ज्यादा रोज, NCRB का डेटा आप खोल के देख लीजिएगा, 80 से ज्यादा महिलाओं का रोज रेप होता है। इन्होंने 1% भी बजट नहीं दिया महिला सुरक्षा को। हमें भी पता है, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो बात कर रहे हैं अभी, ये जो बात कर रहे हैं रेप की, मैं पहले बता दूं UCC का जो मुद्दा है ना वो सिविल का मुद्दा है, तो ये क्रिमिनल का मुद्दा कहाँ से लेकर आ रहे हैं? रेप चिल्लाया करते, इनके नेता आए सदन में, आप रिकॉर्डिंग दिखाइएगा कि रेप होता है, तो क्या महिलाओं की बात ही ना की जाए? मतलब जहाँ पे इनकी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, जहाँ पे इनको वोट मिल रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की ये बात नहीं, ये बात कर रहे हैं सेकुलर मौका मिल, हमको कह रहे हैं कि हम एक पार्टी के, तो कौन ये नारे लगाता है कि जो लोग हिंदू 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 खुद को कहते हैं वो हर समय हिंसा हिंसा हिंसा? हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, तो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, उसमें भी आपको जय श्री राम नहीं बोलना था, आप ही करते हैं जातिवाद। हम जातिवाद नहीं करते। कौन जातिवाद करता है? मैं जाति, जय श्री राम क्यों बोले भाई? हम संविधान में बैठे हैं, हम जय श्री राम नहीं बोल सकते। वंदे मातरम आज तक इन्होंने कभी ना तो वंदे मातरम गाया है, ना तो सदन में संविधान बोला है कि भारत सदन में संविधान चलता है, कोई धर्म नहीं चलता है। कभी नहीं बोलेंगे जय श्री राम, नाम जय श्री राम बोलेंगे, नाम अल्लाह अकबर सदन में बोलेंगे। सदन में सिर्फ संविधान बोला जाएगा। अरे संविधान की बात ये करते हैं, हम बताते हैं। जो रेपिस्टों को माला बनाता है वो संविधान की बात कर रहा है। तो इन्हीं की पार्टी में क्रिमिनल घुसे हुए हैं, क्या बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बोला है वो है प्रज्वल रेवन्ना, जिनकी पार्टी का था। प्रधानमंत्री ने उससे हाथ पकड़ के उसके लिए वोट मांगा था। आइए देखिए कल्याण बनर्जी क्या कहेंगे। कल्याण बनर्जी रुकिए, और भी लोग भी कल्याण में। मेरा सत्ताधारी जितने भी यहाँ लोग हैं, मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है। आपने संविधान की बात की, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने संविधान पढ़ा होगा, आप सभी कैबिनेट में, तो आपने आर्टिकल 371A आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? एक मिनट मेरे कहने दीजिए। उसमें नागालैंड के बारे में कहा गया है कि वहाँ कस्टमरीज लॉस फॉलो होंगे, ठीक है? कोई UCC जैसा कानून वहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगता कि आप बाबा साहब के जो मूलभूत कानून जो उन्होंने बना कर दिए थे, उन्होंने इतना अच्छा गुलदस्ता बना कर दिया था संविधान का, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे आप बताइए। कि मैं बताता हूँ। पहली बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने UCC नहीं बनाया था, उन्होंने
ये माना था, उनकी इच्छा थी कि यूसीसी जो है वो बनाया जाए। देखिए पहली चीज़ बता दूं मैं कि वहाँ पे जो कस्टमरी लॉज हैं वो फॉलो होते हैं, लेकिन अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, अगर जो संसद लॉ पास करती है, अगर उसको फिर वो पास कर देते हैं तो वो वहाँ पे लागू किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये बार बार ट्राइबल का मामला ला रहे हैं, क्योंकि बाकी जो नागरिक हैं, बाकी देखिए मैं बताता हूँ, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, एक बार पूरा कर लेने दीजिए। देखिए बोल पूरा कर लीजिए। जो ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो बाकी लोगों से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच की काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वो भी अभी मतलब अगर देखा जाए वैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी पीछे हैं, वो बाकी समाज के साथ एकदम कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएंगे, इसलिए हम उन्हें थोड़ा समय दे रहे हैं। देखिए पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, हम इसमें किसी की जो मतलब जो इनकी जो क्या कहते हैं धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी जो प्रचलन है, जो न्याय संगत है, उनको जरूर हम उसमें रखेंगे। हम उसको एकदम ऐसा नहीं बना दे रहे हैं कि केवल हिंदू के जो रीति रिवाज हैं उस पर लोगों पे थोक दिए जा रहे हैं। हम मुस्लिम्स के भी जो लॉज वगैरह, जो मतलब जो ट्रेडिशंस हैं, वो उनसे शादी कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स का जब मामला आता है, जब सेटलमेंट का मामला आता है, तो जो महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय सही से हो सके, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। राहुल जी बताइए। यही हम भी कह रहे हैं कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इनजस्ट हैं, हम सिर्फ उनमें रिफॉर्म करें, परंतु ये यूसीसी इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा था। जहां यूसीसी लेके आए, उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, वो बता रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहली बात शादी लिव इन में फिर अंतर क्या रहेगा। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन तो होगा, जो वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज है उस एरिया का, पुलिस वाले के पास उनकी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उनकी निजता का अधिकार, जो उनकी निजता का उनका अधिकार वो उससे छीन लिया जाएगा। तीसरी चीज, इनके पास कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है कि वो डिफाइन कर सके कि वो दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स हैं। ये कहते हैं जो भी दो लोग कपल की तरह रहेंगे वो लिव इन रिलेशनशिप में। अगर एक औरत और एक आदमी दोनों फ्रेंड से कंसेंसुअल सेक्स कर रहे हैं तो क्या उनको भी उनकी प्लेस जेल में डाल देगी? क्या बिना शादी के इंसान सेक्स भी नहीं कर सकता है? क्यों 18 प्लस अगर लोग हैं वो कंसेंसुअल चीजें कर रहे हैं तो फिर उनको राइट है, आपकी पुलिस उनको भी जेल में डाल देगी। ये जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहेंगे बात होगी, एक लाइन बची है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात होगी तो सोशल मोरालिटी हमेशा नीचे होगी। सोशल मोरालिटी कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा ऊपर रहेगी। जवाब दीजिए। पहली बात तो मोरालिटी होता है, दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने ये प्रावधान इसलिए दिया है ताकि जो नारी है उसकी सुरक्षा की जा सके। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक नारी एक पुरुष, आपस में शादी के पहले ही संबंध बना रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, और साथ में अगर उनके बीच में कोई झगड़ा होता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं तो हम किस हिसाब से उन पर एक्शन लेंगे। हम ये प्रिकॉशनरी कॉज ले रहे हैं ताकि वो रजिस्टर्ड रहे हमारे पास, कि वो एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों आपसी कंसेंट से रह रहे थे, ताकि जो फेक केसेस के मामले होते हैं कि लड़की या लड़का जो होता है वो फेक केस करता है कि इन्होंने मेरा एक्सप्लॉयटेशन किया, मैंने अपनी मंजूरी नहीं दी थी, इस मामले को कम किया जा सके। महोदय, हमने कोई अंधा तीर नहीं मारा, हमने सोच समझ के लाया है और ये बिल्कुल ही न्याय संगत है और बिल्कुल ही नहीं कोई बेबुनियाद किसी पे कोई आरोप नहीं लगा। बिल्कुल सही बात है। कहेंगे कोई अगर इन्हें इतना ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करना होता है तो मैरिटल रेप के लिए कोई कानून क्यों नहीं लेके आते? हर चीज में अमेरिका की बराबरी करते हैं, चीज में वेस्ट की बराबरी करते हैं। वेस्ट में ये कानून पहले सही है, वेस्ट में पहले से ये प्रावधान है, ठीक है। जब मैरिटल रेप के लेकर के यहाँ पर बात हो नहीं सकती तो फिर ये कैसे? एक तरफ महिलाओं सुरक्षा की बात करेंगे, ऊपर से रेपिस्ट को माला पहनाएंगे, ऊपर से मैरिटल रेप की कोई बात नहीं करेंगे, तो कैसे मालूम? ये बाइस्ड काम क्यों कर रहे हैं? जहाँ इनको चीजें मिल रही कि हाँ जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे चीजें इनको मिल रही तो वहाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, जहाँ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें चीजें नहीं मिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जवाब जी बताएं। मैं आपने महिला सुरक्षा की बात की, आपको मणिपुर तो याद होगा, वहाँ पर कुकी और मीते का विवाद हुआ था। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी 865 दिन के बाद वहाँ मणिपुर गए थे। अगर आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपको ये भी जानकारी होगी नेकेड परेड हुआ था वहाँ लड़कियों का, ठीक है। तो 865 दिन के बाद आप जब गए थे वहाँ पर, उस समय आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी वहाँ खत्म हो गई थी, और अब अचानक से आपकी नींद खुल गई और आप ये यूसीसी ला रहे हैं। देखिए ऐसा ये गुमराह कर रहे हैं आप। सबको पता है कि आप ये एक धर्म के खिलाफ ऐसा आपने अपना राजनीति परोसना चाह रहे हैं। अगर आपको सच में फिक्र थी तो वहाँ आप पहले जाते, प्रधानमंत्री जी मिलते सबसे और वहाँ इक्वलिटी करते। और अगर आपको लगता है कि ये आपको अचानक से ये नहीं लगता कि अगर ये कानून वहाँ थोपा जाएगा तो फिर से जो कम्युनल टेंशन है कुकी और मीति का वो अचानक से और बढ़ सकता है? आप इस पर बोलिए कुछ। देता हूँ। देखिए हमारे ये कह रहे हैं कि मोदी जी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं राहुल गांधी जी जब स्वयं वहाँ पे गए थे उससे पहले भी हमारे गृह मंत्री जो थे वहाँ पे जा चुके थे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। अब देखिए क्या है कि दो समुदायों के बीच में भीषण लड़ाई चल रही है। अब आप इस चीज़ को काबू नहीं कर सकते हैं कि कोई दो लोग लड़ना छोड़ दें, लेकिन आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। वहाँ पे CRPF को डिप्लॉय किया, आर्मी को डिप्लॉय किया गया ताकि जितना भी हिंसा है उसको कंट्रोल किया जा सके। हमारे गृह मंत्री ने 3 बार वहाँ पे विजिट किया, हमारे लॉ मिनिस्टर ने विजिट किया वहाँ पे, ताकि
इस चीज़ के ऊपर उनका संज्ञान लिया जा सके। देखिए मान्यवर, पूरी बात होने दीजिए, मान्यवर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए मान्यवर, आप ये ठेका नहीं ले सकते कि आप क्राइम रोक देंगे, लेकिन ये है कि क्राइम के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते तो वो गलत बात है। हमने देखिए अकाउंटेबिलिटी हम दे रहे हैं महोदय, हम एक्शन ले रहे हैं, जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलेगी महोदय। ये बात नहीं कि कोई ऐसे छूट जाएगा, लेकिन हम ये नहीं गारंटी दे सकते कि आज हम क्राइम खत्म कर देंगे, नहीं आप ये गारंटी दे सकते हैं। इसीलिए हम केवल मेजर्स ले रहे हैं, जो मेजर्स नेसेसरी होने चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो जिन्होंने अन्याय किया है वो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो ये चीज़ है महोदय, हम आप ये नहीं कह सकते कि हम अन्याय होने ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद एक्शन नहीं लेते हैं ना, तब जाके आप गलत करते हैं। जवाब दीजिए आप। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने एक्शंस क्या लिए हैं, क्या आपने लॉ बनाया? हमारे होम मिनिस्टर ने खुद विजिट किया, लॉ मिनिस्टर ने विजिट किया, प्लस कमीशन फॉर वुमेन स्वाति मनीवाल वहां पर गई, वहां पर उन्होंने पूरा रिपोर्ट आपको दिखाया कि वहां पर किस तरह से कम्युनल वायलेंस हो रहा है। आपने उसके बाद क्या, आपकी डिटेल्स क्या है, आपने क्या वहां पर अपने स्टेप्स लिए, वहां पर आपने क्या ऐसा मतलब कोई अजूबा कर दिया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ? आप ऐसा देखिए, रियलिटी में आप मतलब जब देखने जाते हो ऐसा तो कुछ वहां पर है नहीं कि कुकी और मेथी समुदाय जो हैं दोनों साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है ना, वहां पर एजुकेशन की क्या स्थिति है? मैम इतना कहूंगी, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। अरे सुनिए अरे सुनिए, अरे इनकी जब आरजी मेडिकल रेप केस हुआ तो ममता बनर्जी नहीं बोलेंगे, मूक दर्शक बन के खड़े हो जाएंगे। मैं यही कह रही हूँ कि जब दूसरों के अपने घर शीशे के हो, दूसरों के घरों में पत्थर मत फेंकिए। इसके अलावा आरजी मेडिकल रेप केस हुआ तो ममता बनर्जी ये बयान देती हैं कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो निकलती हैं रात में, इसलिए उनका रेप हो जाता है। ये तो बातें करते हैं, फिर आके उड़ किट करने लगते हैं। जब अपने गिरिबान में आप क्या करते हैं? अरे तो आप भी तो यही करते हैं। क्या कहेंगे? बोलेंगे वैसा ही तो जवाब मिलेगा। यहाँ मैंने मणिपुर पर पूछा, इन्होंने बहुत ही अच्छे से एकदम साइडलाइन कर दिया बात को। ये इनका सीधा ये जितने आते हैं विपक्ष वाले, इन्हें लगता है कि बस अगर हम एक दिन में हमने रिपोर्ट दिया, हमने ये दिया, उस पर क्या एक्शन हुआ। अब इन्होंने बात की मणिपुर की, मणिपुर में क्या हत्या हुई, क्या प्रोटेस्ट हुई, 4 साल वाली बात नहीं है। तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर तुरंत लगाया गया, डेढ़ साल के बाद लगाया गया, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दिया। तथ्यों की जानकारी आप रखें महोदय, तथ्यों की जानकारी रखिए। जहां तक अब मैं बता रहा हूँ, हाँ बोलिए। वहां पर जब तक राहुल जी नहीं गए थे, उससे पहले कोई भाजपा का बड़ा नेता वहां पर गया नहीं। बता रहा हूँ। कौन गए थे आप बताइए, आप जवाब दीजिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ का निरीक्षण नहीं कर रहे थे। क्या निरीक्षण कर रहे थे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर निरीक्षण कर रहे थे तो वहां पर आपने वुमेन सिक्योरिटी को लेकर अब तक क्या मुझे बताइए। यहाँ महिला सुरक्षा की बात करके यहाँ एक चली गई। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं इनसे सीधा पूछता हूँ, टीएमसी के ये सांसद हैं। वही टीएमसी, मैं मणिपुर पे पूछ रहा हूँ, ये फिर बंगाल में आ रहे हैं। ये देखिए, हमने काम किया ना, आपने बंगाल में क्या किया? यही देखिए भाजपा, फिर वही बंगाल, मणिपुर पूछ रहा हूँ, बंगाल में आ रहे। देखिए कितने अच्छे से, हाँ मणिपुर के पूछ रहे हैं, जवाब मणिपुर के, फिर उनसे भी हम आएंगे, बात करेंगे। का जवाब दिया कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा, वहाँ प्रोटेस्ट शांत हुई, वहाँ चीफ मिनिस्टर रिजाइन दिया, वापस से गवर्नमेंट भी पावर में आ रही है। अब बंगाल पे क्या जवाब देंगे? बंगाल पे इनसे पूछे कि बंगाल में क्या किया। टीएमसी बात कह रहे हैं, कहती है ममता बनर्जी, आपको पता है वहाँ पे क्या एक स्कीम है, वहाँ पे आप अभी जाके देखिए, हिंदुओं के ऊपर आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, जितना प्रोटेस्ट, जितना वायलेंस हिंदुओं के ऊपर होता है पूरे इंडिया में किसी स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है। 2 मिनट देंगे, क्या कहेंगे आप, जो है जिस तरीके से चल रही है कि ये जिसकी जो है तमाम जो है मुद्दा गिरा हुआ है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग यहाँ पे बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अभी आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा है कि कोई भी बेटी हो, अगर वो कहती है मेरी इस व्यक्ति से मेरी इज्जत या मेरे सम्मान को ठेस पहुँचती है या मुझे इससे खतरा है, तो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे और उसके एक समस्या को खत्म किया जाए। अब ये बताइए, जब ये सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए इन जैसे क्रिमिनल्स के साथ, इन जैसे रेपिस्ट के साथ, तो क्या ये सरकार गलत है? आप बताइए, खुद एक बार विचार करके देखिए। मैं एक्चुअल में सर, मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक संगठन से स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश का, मेरा नाम है पंडित जुगांक अवस्थी। अगर देखा जाए तो आगे चल के और यही चलता रहा तो ऐसे तो ये लोग फिर बाद में, आपका मानना है कि जो है सरकार में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं कि सपा की सरकार में? देखिए हमारे हिसाब से तो इस सरकार में ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि अभी आप देखिए, पहले जब इन लोग सरकार थी तो जब ये आप अखिलेश यादव का ही ले लीजिए, जब इनके ऊपर, इनकी वाइफ के ऊपर एक मौलवी ने कह दिया था कि आप मस्जिद में बिना पल्लू करे आ रही हैं, आप यहाँ पे नंगी हैं, ऐसा कुछ उन्होंने
उन्होंने कमेंट किया था जब, तो उसके ऊपर जब ये खुद शांत रह गए, तो इसमें आप खुद विचार कर लीजिए, जो अपनी वाइफ के ऊपर नहीं बोल सका आप, वो क्या आगे चल के हम लोगों के ऊपर बाकी महिलाओं के साथ करेगा। देखिए ये विपक्ष वो तो उनका उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं महिलाओं के ऊपर जो है कोई काफ़ी जो है सम्मान करता हूँ, महिलाओं के ऊपर अपना जो जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि काफ़ी नहीं है कि वो महिलाओं का काफ़ी सम्मान करते हैं और महिलाओं का अभी जब बात आती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, जहां पे जितने लोग सुनते हैं, विपक्ष के हों, सत्ता के हों, किसी के भी हों, एक सीधी सी बात है कि आप डेटा निकालिए। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, जो राइट्स होते थे, मुजफ्फरनगर के राइट्स, एक वहां से नॉर्मल हिंदू का रैली निकलता है, वहां तुरंत राइट शुरू हो जाते हैं। कितने राइट्स होते हैं और उनका ओरिजिन सिर्फ भाजपा में भी तो हो रहा है, आपकी सरकार में। सर बता रहा हूं, जब से आई है सरकार 2017 से, आप जब से भाजपा सरकार आई है, 93% डिक्रीज हुआ है। आज चाहे वो ईद की रैली हो, चाहे वो होली की रैली हो, चाहे वो दिवाली की रैली हो, यहां पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, समाजवादी पार्टी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, उससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं थी पूरे राज्य में। टोटी उससे भ्रष्ट सरकार समाजवादी से पूरे राज्य में, पूरे देश में कोई नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं। और इस समाज कल्याण, अगर आप समाज कल्याण की बात करते हैं, तो समाज कल्याण के लिए जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए हैं, लोग अपने वाद विवाद में कभी कभी भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप एक सिरे से उठा के देखिए डेटा की वो सरकार आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जो सरकार को कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं समाजवादी सरकार को अगले 2012 में उनके कार्य दिख रहा है, लोग जो है उसमें तासीर हैं, जैसे कन्यादान है और जो है लैपटॉप है और जो है महिलाओं को इस तरह की, तो ऐसा महिलाओं में जो है और महिलाओं का सम्मान भी काफ़ी करते हैं। आपने अभी बताया कि जो समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था कन्यादान वाला और टैबलेट वाला, ये सारा आपकी बिल्कुल सही बात है। यही तो बात है कि हमें एक अच्छी सरकार की उनके जो कार्य होती है उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर हम एक सरकार की कार्यों की सराहना नहीं करेंगे तो हम एक अपने देश में एक अच्छी लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे। भाजपा ने जो कार्य किए हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने जो कार्य किया, हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पर वो सीधा टारगेट लेके चलते हैं धर्म की ओर, सीधे सीधे। और मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं अपने चॉइस से हिंदू हूं, आप मेरी सोच को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप मेरे कार्य प्रणाली को देखिए, आप मेरे न्यायपालिका को देखिए, अगर उसमें सरकार कहीं बायस करती है तो वो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अगर मेरे इन सब होने से भी अगर मेरा राज्य का लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से चल रहा है तो मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। नहीं देखिए, बात तो होगा ही, जिस तरीके से हिंदू होगी 70% की बात आती है कि तो हिंदू मुस्लिम हो सकता। अगर वो बात की जाए तो फिर ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार से तो हम सबका साथ, सबका रखते हैं, सबका सम्मान जो है क्या कहते हैं कि धर्म का संविधान करते हैं। लेकिन आज भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, सबसे तगड़ा कोर वोटर की पॉलिटिक्स कौन करता है? टीएमसी नहीं करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है, आरजेडी नहीं करती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है पूरे इंडिया में जो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप राम मंदिर को जातिवाद और समाजवाद और धर्म से जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बाबरी वाला इतिहास कौन नहीं जानता, 1992 वाला ज्ञानवापी वाला इतिहास। तो एक जो वहाँ पर एक मोरल सेट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ये छोड़िए, सारी बातें हो गई, खत्म हो गई, आखिरी बात पे खत्म करते हैं अपना कार्य। लेकिन जो संकट इतने समय जो संकट आया है, युद्ध हो रहा था जो ईरान का युद्ध हो गया, उसके बाद गैस की किल्लत को देखकर, फिर पेट्रोल की किल्लत को देखकर दर्शक काफी परेशान हो गए। सर आज एक न्यूज आई, शायद आपने देखा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज ड्यूटी काट दिया है। ड्यूटी काटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी शायद मुझे लगता है 2 या 3 महीने ज्यादा का रिजर्व रखा हुआ है। एलपीजी की भी जो थे वो सारे फेक केसेस थे, 85 सिलेंडर का एक्सचेंज रखा हुआ था समाजवादी पार्टी वाले। मैं आपको कह तो रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर आप सही ढंग से अगर आप देखें तो जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए हैं, अदर जितनी पार्टीज है हमारे देश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, कोई इनकी तुलना में ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी। आप कार्य प्रणाली को देखिए ना, आप हर तरफ अगर धर्म, मंदिर, मस्जिद। ठीक है, छोटा सवाल दे करिए कि जो है जनता, जो है युवाओं को, जनता जो है चल जाएगा संसद में और पार्लियामेंट में, युवाओं के किस तरीके से जो है अपना अगर नेता बनेंगे आप, तो किसका रूप धारण करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी एक विधि का छात्र हूँ और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई किसी को भी बोलता है, बीजेपी को, कांग्रेस को, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम जिन्हें चुन के भेजते हैं वो जनता की भलाई करें। अगर मैं कल को गए अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं बस यही चाहूँगा कि मैं अपने एरिया के लिए और मैं अपने लोगों के लिए एक अच्छा नेता बन सकूँ। बहुत बहुत
देखिए ज़्यादातर जो है युवा जो हैं ये क्या कहते हैं कि लेडीज युवा हैं जो किराएदार निभा रही हैं वो ज़्यादातर भाजपा में ही देखने को मिलेंगी ये और हमारे साथ बात करने के लिए आएंगे जो है रेल मंत्री हैं क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसा कि अभी अंदर संसद में चर्चा हो रही है कि यूजीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाने की बात हो रही है, अभी उत्तराखंड और गुजरात में आ चुका है जिसका बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि समानता की बात हो कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, आज अल्पसंख्यक और ये जो बता रही थी यूसीसी और यूजीसी अलग अलग जी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूजीसी जो बेसिकली है वो स्टूडेंट्स के लिए और छात्र छात्राओं के लिए है जो कॉलेज और कैंपसेस में पढ़ रहे हैं, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी हर एज मेरिट के लिए है, जो किसी भी लिंग के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं और किसी भी समुदाय के हैं, चाहे वो आदिवासी हैं चाहे अल्पसंख्यक हैं, सबके लिए समानता का भाव। अभी क्या होता है कि शादी हो जाती है, कभी कुछ डिवोर्स का मामला आता है, कि साहबानों का केस आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले मूवी भी आई थी हक बहुत चला और ट्रेंडिंग में भी रहा। हम सभी ने भी देखा कि एक महिला को अपना अधिकार पाने के लिए अब 3 तलाक जैसे धाराओं को हटाने का सरकार ने काम किया है और महिला को अपना अधिकार पाने के लिए 60 साल की उम्र तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसीलिए यूसीसी लाने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने रोल निभाया हैगा, यहाँ पे कार्य चल रहा हैगा, अगर आपको असली नेता बनने का सपना मिले तो आप किसका रोल निभाएंगी। जी बहुत हर्ष का विषय है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूं और वर्तमान में प्रांत सह संयोजक हूं राज्य विश्वविद्यालय कार्य का, तो पहले से ही नेतृत्व की आदत है और पहले से ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट में हम लोग जाते रहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। हम बताना चाहते हैं कि जैसा बोला जाता है कि अभी भी आदिवासियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 19 अप्रैल को राम मंदिर में अयोध्या जी में राम यंत्र की स्थापना हुई, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राम यंत्र की स्थापना हुई। बहुत गर्व का विषय था, हम कभी सोचे ही नहीं थे, ये हमारी ही सरकार में ये होना सुनिश्चित हुआ है और हम विपक्ष से भी कहेंगे कि यूजीसी का समर्थन करिए और यूसीसी जो है वो आपके लिए भी फायदे में रहेंगे, महिलाओं के हक की बात करता है। और युवा देश की शान है। युवा संसद में जिस तरीके से अपना प्रतिदिन में क्या रहता है, तमाम यहाँ पर हुए हैं, तमाम लोगों ने हर जो पार्टी का हिस्सा लिया, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले तो करेंगे क्या है कहेंगे जिस तरीके से युवा संसद में हो रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, जो पास हुआ है यूसीसी का समर्थन में है और तमाम जो विपक्ष जो देखिए हमें ये देखने को मिलता है कि आजकल हमारे देश में युवा उतना जागरूक नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर विकसित भारत बनाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है, तो हमें निश्चित तौर पर युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धीरेन्द्र जी आज स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि जो विकसित भारत की सीढ़ी है वो आज की युवा पीढ़ी है। ठीक है, तो युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ आज योगी आदित्यनाथ जी इतना परचम लहरा रहे हैं अपना, वहाँ पर युवाओं को उतना मौका नहीं मिल रहा है। तो उन युवाओं को मौका देने के लिए यहाँ पे सब अलग अलग जिलों से युवा आए हुए हैं, अलग अलग बात अपनी कहने, कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में है। संवाद एक माध्यम बनता है किसी भी बिल को समझने के लिए। एक राष्ट्र एक कानून कितना महत्वपूर्ण है आज ये सदन में देखा गया है। इसलिए निश्चित तौर पर हर बार हम सभी युवाओं को मौका देते हैं और सभी युवा यहाँ पे आकर बोलते हैं। ठीक है, और लोगों जी, मेरा नाम मुस्कान है, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। एक सदस्य होने के नाते नहीं बल्कि यूपी की बेटी होने के नाते मैं अपने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना चाहूँगी। जैसे कि आज वो यूपी की वो हीरा हैं जिनके चमक से पूरी यूपी चमक रही है। और जिस से रिलेटेड मैं यहाँ आई हूँ, एजेंडा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत मैं रूलिंग के पक्ष में आई हूँ। तो जैसे कि ये है कि एकता है, एकता के अनुरूप किसी भी जाति का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब कोई भी पैदा होता है तो वो जात से नहीं, एक नागरिक एक इंसान पैदा होता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रिया नायक है और मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं रूलिंग पार्टी से इसके पक्ष में खड़ी होती हूँ दैट एक राष्ट्र एक संविधान। जब हम आज
2026 में खड़े हैं, तो आज इस 2026 को अगर हम कहीं पर लेकर के आए हैं, आज हमारे देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो इतिहास में लोगों ने काम किया है, मैं मानती हूँ कि इतिहास की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इतिहास की जड़ों का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है वर्तमान को कायम रखने के लिए। तो मैं ज़रूर इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ताकि ये जो यूनिफॉर्मिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस एकता की हम बात कर रहे हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकें। और जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर एक भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट करके उस पर राज किया गया था, अब आज ऐसा कुछ ना किया जा सके। और हम आज के टाइम पे बहुत सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एज अ कंट्री, एज अ नेशन उसको तभी फेस कर सकते हैं जब हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? नितिन गडकरी मेरा रियल नेम नितिन गडकरी जी। तो हम यही कहना चाहेंगे यूसीसी के लिए कि वो बहुत ही सही है, क्योंकि मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जैसे तुर्की, तुनीशिया और मतलब इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम ही कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पर पॉलीगैमी बैंड है, या फिर कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ ली जा रही है, या कोर्ट अप्रूवल हो रहा है। तो मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, वो खुद समर्थन कर रहे हैं इन चीज़ों का। तो हमें लगता है कि यूसीसी आना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इसके आने से समानता बढ़ेगी, जिसको नहीं मिल पा रही थी, मतलब इक्वल राइट्स नहीं मिल पाती, अब उनको भी इक्वल राइट्स मिलेंगी। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी अमृत पीढ़ी है, और मैं रोहन तिवारी तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग से इस युवा पीढ़ी का नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल यूजीसी अरविंद केजरीवाल जी के स्वरूप में मैं आप उपस्थित हुआ हूँ, और मैं यूजीसी के विरोध में भी हूँ। जी हाँ, मैं यूजीसी के विरोध में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचा के यूजीसी को ला देना बहुत गलत बात है। आप यूजीसी को लाइए, उसका पहले विजिबल ड्राफ्ट दीजिए, आप उसको कार्य प्रणाली में लाने से पहले उसकी एक समिति बनाइए, प्रक्रिया से लाएंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर डायरेक्ट आप थोप देंगे, ठीक है। आप महिलाओं की बात करते हैं, ये तो पोलराइजेशन है। अरविंद केजरीवाल, ये बताइए, अभी हाल ही में जिस तरीके का आपके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था, जो है उसमें भी बरी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उसके बाद जो है को के भी ये भी कहा था कि जो हमने गुनाह किया उसकी जो है उसकी सजा भी भरेगी, तो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं? देखिए, आप मानिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, मैं हर तरीके से मेरे नाम पे जितने भी फ्रॉड केसेस थे सबसे मैं बरी हूँ। जी हाँ, मैं बरी हूँ। आप मानिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे जाइए ना, वही उत्तर है, उसके आगे कुछ भी बोलना। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या बोल सकता हूँ? फिर से क्या लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली में? बिल्कुल दिल्ली पे लड़ेंगे, दिल्ली हमारी, और दिल्ली फतह करेंगे, दिल्ली जीत के आएंगे। मैम सर, मेरा नाम श्वेता वर्मा है, जो कि मैं कंगना रनौत के रूप में आज खड़ी हुई हूँ, और मैं पूर्ण रूप से यूसीसी के समर्थन में हूँ, क्योंकि यूसीसी लाने का मेन एजेंडा हमारा ये है कि भारत के सभी देशवासियों को, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय और किसी भी धर्म का हो, उसे समान रूप से समानता मिलेगी, समान रूप से सारे अधिकार मिलेंगे। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय के नागरिकों को समानता मिलेगी। ये हमारा यूसीसी का मेन एजेंडा है, और मैं पूर्ण रूप से यूसीसी के समर्थन में हूँ। एक सवाल पूछेंगे आपसे कंगना जी, जो है बॉलीवुड छोड़कर अब जो है आपने राजनीति क्यों ना ली, और वो भी भाजपा ही? सर, भाजपा के समर्थन में मैं सदैव रही हूँ, और बॉलीवुड छोड़ना ये मेरा पर्सनल रीज़न है। तो राजनीतिक में आना ये भी मेरा चुनाव रहा, मतलब अच्छा मैंने चूज़ किया है ये। और मैं राजनीतिक में बोलना चाहूँगी कि मेरा आना ये रहा कि भाजपा के रूप में मैं एक सहयोग कर सकूँ, भाजपा के भागीदारी में बन के मैं एक सहयोग कर सकूँ पूर्ण रूप से, और पूरी तरह से यहाँ पे लोगों, नागरिकों के सहयोग कर सकूँ। धन्यवाद। एक सवाल छोटा और पूछेंगे आपसे, अगर अभी तो आपने जो यहाँ पे पार्लियामेंट में जो चल रहा था सदन में, उसमें आपने जो है जो अपनाया है, अगर रियल में आपको मिलेगा तो आप बॉलीवुड अपनाएंगी या तो फिर जो पॉलिटिक्स अपनाएंगी? सर, रियल में मैं पॉलिटिशियन ही। जी, क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरीके से हमारे सत्ता पक्ष ने यूसीसी के बात पे बोला, अपने विचार रखा कि यूसीसी का आना बहुत ज़रूरी है। मैं सार्थक मिश्रा गोरक्षधाम की पावन धरा से यहाँ लखनऊ आया हूँ। मैं बता दूँ कि यूसीसी लाने से पहले भारत की हर जनता से, हर नागरिक से ये एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यूसीसी आना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक सेकुलरिज्म नेशन है। हमारे देश में विविध धर्म के व्यक्ति रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी भी रहते हैं।
ये यूरोप नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, यूसीसी आ गया कोई विवाद नहीं होगा। अगर यूसीसी आता है तो यहाँ पे दंगा होना एकदम निर्णय है। लेकिन इस सरकार को बिना पूछे केवल सदन में ही वोटिंग कराने से नहीं यूसीसी लाना चाहिए, जनता से भी एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा यूसीसी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन लाने से पहले जनता से स्पष्ट कर लिया जाए कि आएगा कि नहीं, क्योंकि यूसीसी आ तो जाएगा लेकिन आदिवासी जो हैं वो अपनी संस्कृति नहीं खुल के मना पाएंगे, उन पे भी पाबंदी लग जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारा जो देश है वो उसकी खूबसूरती ही हमारी डाइवर्सिटी में लाई करती है। हम लोग दुनिया में जाने इसलिए जाते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, वासुदेव कुटुंबकम, जिस दुनिया में जिसको कहने वाला भारत था पहला, हम लोग पहले वो देश हैं जिसने दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का प्रचार किया, प्रसार किया, बताया कि हम सब चाहे कोई धर्म का हो यहाँ मिलजुल के साथ में रहेंगे। चीज़ ये है यूसीसी, अभी आप सारला मुग्दल केस देख लीजिए, 1995 में आया था, उसमें हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही था कि यूसीसी, डीपीएस भी कहता है कि यूसीसी तब लाइए जब देश के नागरिक एकदम रेडी हों, एकदम तैयार हों, जब देश के नागरिक तैयार हो। अभी आप 2018 का रिपोर्ट उठा लीजिए, रिपोर्ट नंबर लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 267, मैंने आपको नंबर ही बता रहा हूँ, वो उठा लीजिए। उसमें आपको मिलेगा कि 30% लोग सिर्फ यूसीसी के लिए तैयार हैं और 70% नहीं रेडी हैं। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन 30 और 70 के आसपास ही है। और जहाँ तक इसकी बात रही, जब देश की जनता ही नहीं तैयार है तो फिर आप क्या इसमें ये यूसीसी ला के बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी खूबसूरती जिस चीज़ में हम लोग जिस चीज़ में हम लोग जाने जाते हैं, जिस चीज़ के लिए दुनिया में पहचाने जाते हैं, हम लोग खूबसूरती जिस चीज़ में लाई करती है, जब उसी चीज़ को लाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी जनता रेडी नहीं है। क्या नाम है? सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत अग्रवाल है। मैं अयोध्या की पावन धरती से निवास करता हूं। सबसे पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ युवाओं के आवाज़ों को पहचाना जा रहा है। यहाँ मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि देखिए, किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के युवा से होती है और युवाओं की आवाज़ को पहचाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा था, उठो युवा देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, क्योंकि नारा दिया था हमारे पूर्वजों ने कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में सो अग्नि जलाता हुआ उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ पर अंधियारा, किंतु चीरकर दम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अगर जो इतिहास में हमारा हिंदुस्तान चमक सकता है तो प्रेजेंट में क्यों नहीं चमक सकता, और इसी हिंदुस्तान को चमकाने के लिए हम यूसीसी को लाना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे यूसीसी को? सर, मैं कहता हूं कि यूसीसी का मैं समर्थन पूरा अपने तहे दिल से करता हूं। यूसीसी ना केवल खाली ये किसी एक के लिए नहीं है कि अगर हिंदू धर्म में कोई कमियां हैं कि जैसे बाल विवाह होता है तो बाल विवाह के अगेंस्ट है, अगर मुस्लिम में कोई ऐसी कमियां हैं तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि खाली मुस्लिम के खिलाफ अगेंस्ट, क्योंकि मैंने आज जैसे संसद में मैंने सिविल ड्रेस जो है, सिविल कोड क्या है सर? सिविल कोड बेसिकली ये है कि जैसे हमारे मैरिज होता है, एडॉप्टेशन होता है और इनहेरिटेंस के राइट होते हैं, कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कहता है। ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं सिविल कोड और सिविल ड्रेस क्या जो है। दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल। क्रिमिनल में जैसे थेफ्ट, रॉबरी वाले केसेस जाते हैं जो फौजदारी अदालत में जाते हैं, फिर दीवानी में आ जाते हैं सिविल केसेस। सिविल केसेस जैसे मैरिज हो गया कि कैसे शादी का प्रावधान क्या होना चाहिए और शादी कैसे होगी और शादी को कैसे मान्य ठहराना चाहिए, और डिवोर्स के क्या प्रावधान है उनका, जैसे किसी के डिवोर्स के बाद इनहेरिटेंस बच्चे की संरक्षण किसको देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए या उनके माता पिता को देने चाहिए या गार्जियनशिप किसको देनी चाहिए, और उसके बारे में ये बताता है यूसीसी। तो यूसीसी ना कि जैसे कहते हैं कि डाइवर्सिटी को हमारी डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है। डाइवर्सिटी हमारी प्रार्थना करने में है, इबादत करने में, हमारे पहनावे में है, ये हमारा कल्चर है। यूसीसी का कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, ये भटकाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, कि प्रोग्राम है युवा सांसद में अपनी बात उठाने के लिए, कल को युवा सांसद बनेंगे तो किसका रोल प्ले करने की? सब मैं युवा सांसद, पहले तो मैं वकील बनना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा अभी से एम है, फिर उसके बाद देखेंगे अगर ज़िंदगी का मोड़ रहा तो नेता अगर बनना चाहा तो नेताजी बनेंगे। सुभाष चंद्र जी के बाद जो नेताजी हुए मुलायम सिंह यादव बनेंगे। मुलायम सिंह यादव ने तो काफ़ी काम किया है। उन्होंने काफ़ी काम, देखिए कुछ बयान को तोड़ मरोड़ के उनकी छवि को ख़राब किया जाता है। वो सत्ता के भी थे, वे विपक्ष के भी थे। उनके बारे में कोई भी आज चाहे सत्ता में हो, उनकी फेवरिंग पार्टी का हो या विपक्ष, कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है।
नेता भी थे, वो काफ़ी ज़मीनी नेता, उन्होंने काफ़ी वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे। विपक्ष में भी कोंडा के राजा भैया कहते हैं कि उन्होंने मेरा भी बहुत सपोर्ट किया, जबकि मैं उनके सामने खड़े होकर उनसे सवाल पूछता था। ऐसे नेता हमें बनना चाहिए। अटल भी, मैं सपा का समर्थन अगर जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे बीजेपी के जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी पसंद है। तो ये एक धारणा है नेता के अंदर, मैं उसके लिए कहना क्या कहेंगे, क्या नाम है? देखिए सर्वप्रथम तो मुझे जो आज पोर्टफोलियो मिला था युवा संसद में, वो डॉक्टर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का है। इमरान प्रतापगढ़ी जी, तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैंने अंदर संसद में भी यही बात रखी, पहले समझाइए तब कोई बिल लेकर आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। क्योंकि आज आप देखें, मैं हिंदू हूँ, मैंने पोर्टफोलियो लिया मुस्लिम का, क्योंकि हम मेंटली इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं। आप रिलीजियस इक्वालिटी की बात पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, हम मेंटल इक्वालिटी की बात पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली इक्वल हैं, आप जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी है, तो आपको ऐसे लॉज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास इतने सारे सिविल लॉज, स्पेशल अमेंडमेंट्स आपने किए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, स्पेशल एडॉप्शन एक्ट है, स्पेशल आपका प्रॉपर्टी एक्ट है, इतने आपके पास सिविल लॉज हैं। उसके बाद भी अगर आपको यूसीसी जैसे कानून की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कहीं ना कहीं ये देश एक फूलों का गुत्था है, उसमें कई प्रकार के फूल होते हैं। अब सब फूलों का ये तो मतलब नहीं है कि एक ही खुशबू आने लगे सब में से, तो सबका अपने अपने धर्मों पे कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, उन्हीं के लिए तो स्पेशल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो अपना उसमें ध्यान दें। तो बस हम इसी प्रतापगढ़ी आपसे पूछ रही हैं, जिस तरीके से यूसीसी का बिल है, वो कहीं ना कहीं सबके लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बिल है वो कहीं ना कहीं जो जुओं में और जिसके साथ हो जाते हैं, वो कहीं ना सिविल कोड और को तहत ही काम किया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सिविल कोड की बार बार बात हो रही थी, देश में एक ही सिविल कोड चलता है। बात यहाँ पे होनी चाहिए थी फैमिली लॉज की, जिसको ये पॉइंट मेन कर रहे हैं। हमारे देश में फैमिली लॉज, पर्सनल लॉज जिनको हम कहते हैं, वो अलग हैं। अगर आप लैंड डिस्प्यूट की बात देखें तो उसमें का एक ही लॉ है ना। किसी आप एग्रीमेंट की बात देखें तो उसका भी एक ही लॉ है। हाँ, पर्सनल आदमी का देखिए, जो उसके घर की बातें हैं, वो किससे शादी करना चाहता है, कैसे शादी करना चाहता है, वो अगर उसका धर्म भी कहता है तो हाँ, आपने पहली बात, जब आप सरकार में बैठे हैं तो सरकार में आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आप मुसलमानों की भी बात करिए। आप उत्तराखंड में आपका बिल लागू होता है, वहाँ पे आप कह देते हैं कि हम रिचुअल्स को एक्सेप्शन में डाल दे रहे हैं। तो क्या अगर हमारे जो इतने डिकेड से बिलीफ्स चले आ रहे हैं, क्या आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? और करेंगे तो फिर कैसा यूसीसी हुआ? तो बस इसी वजह से हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए जो है ये यहाँ अंचल का जो धामी का रोल निभाएंगे, क्या कहेंगे जो है रोल निभाते हुए? आपने संसद में बोल रहे थे, तमाम जो है आज युवाओं की संसद लगी थी, और युवाओं में अगर रियल लाइफ में करना होगा तो कैसे करेंगे? रियल लाइफ में इसको जरूरी ज़मीनी स्तर पे लागू करना चाहिए। हमारे मतलब उत्तराखंड का जो मैं प्रतिनिधित्व कर भी रहा हूँ, तो उत्तराखंड में लागू भी है, और रियल में इसे ज़मीनी स्तर पे सच में लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे रिफॉर्म हुए, कई सारे हमारे लॉज बने हुए हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। ये सब एक स्टेप ही माने जा सकते हैं, और एक तरह से सही भी है, क्योंकि जो महिलाएँ हैं उनको ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है चीज़ों से। क्योंकि आप सिंपल देखते हैं कि जैसे हिंदू विवाह में है, बाकी चीज़ों में, सभी धर्मों में, और हमारा धर्म, हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। पर ये कुछ कानून ऐसे हैं जो किसी के अधिकारों को छीनते हैं, और हम जबकि इक्वालिटी में भरोसा रखते हैं तो किसी के अधिकारों से किसी को वंचित नहीं होना चाहिए। अच्छा, यूसीसी का जो है उत्तराखंड को देखते हुए यहाँ लगा है? जी, समझा नहीं मैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से आप बता रहे हैं हो गया है, उसको देखते हुए यहाँ पे जो है लगाने का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, उसको लगाते हुए नहीं। ऐसे हमारे यहाँ जैसे प्री इंडिपेंडेंस गोवा में भी चल रहा था, पर ये पहले से ही सोचा गया था, लेकिन उस समय कुछ सीमाएं ऐसी थीं या परिस्थिति ऐसी थी जो नहीं हो सकता था। इसलिए अब जब हमारे पास चीज़ें हैं, कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जब एक देश है तो एक देश एक कानून की ओर जाता है। इससे हमारे देश में विश्वास और भाईचारा और बढ़ेगा। ठीक है। देखिए, तमाम चीफ गेस्ट के रूप में लोग आए थे, तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे। हमारे साथ डॉक्टर सिंह हैं, जो कि जो है जो है क्या कहेंगे आज जो है युवाओं की जो इस तरह की संसद चली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक के इतिहास में होता हुआ कि लोग अपना नाम बनाते हैं, लेकिन आज हमारे कुछ विद्यार्थियों ने अपने गुरु का नाम जग रोशन कर दिया है। मेरा नाम डॉक्टर केडी सिंह है, और मैं आयोजक मंडल में जो आयोजक हैं, मुख्य आयोजक अभिनव पटेल जी, मैं उनका शिक्षक हूँ। एमआईटी यूनिवर्सिटी में
पढ़ाता हूँ, मैं इनका प्रोग्राम लीडर भी रहा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये युवा संसद आयोजित की जा रही है, आज हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हमारा देश एक सक्षम हाथों में जाने वाला है। और रही बात हमारे कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, जिन राजनीतिक व्यक्तियों ने हम इस आयोजक मंडल का इस तरीके से साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन लोगों का। और जिस तरीके से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं वह संसद से, तो लगता है कि हाँ, भविष्य हमारा बहुत अच्छा है। देखिए क्या कहेंगे, युवाओं में जिस तरीके का टैलेंट देखा जाता है, जिस तरीके के साथ टैलेंट दिखाएगा युवाओं ने जो है संसद में बना के, यहाँ भी संसद में बना रखा था, बिल्कुल जो है पूरा एक प्रोग्राम किया पूरा संसद में, जिस तरीके के जो है तमाम मंत्री, तमाम लोगों की बैठक हुई, तमाम जो है स्टूडेंटों ने अपना पूरा योगदान, बिल्कुल संसद के तरीके चल रहा था। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा था आपको? बहुत ही अच्छा। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके का माहौल बच्चों ने बना दिया यहाँ पे कि लग रहा था सच में हम सदन की कार्यवाहियों में लिप्त हो गए हैं। ठीक है, तो युवा आगे, देश आगे बढ़ रहा है। एकदम 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा जो पोर्टफोलियो था वो प्रतिभा पटेल था। जो मेरा रियल नेम है वो शुमाइला है। आज जो आपने जो प्रतिभा का रोल निभाया है, इसमें क्या सदन जैसे कि आप जान रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड था और मैं उसके अगेंस्ट में थी। तो बात यहाँ पे चल रही है कि जैसे सबको इक्वालिटी लाने की ये सब बात चल रही थी, उसी पे हम लोग ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे थे कि मतलब यूसीसी नहीं आना चाहिए, और यूसीसी ना लाकर भी हम लोग जैसे मतलब महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है तो यूसीसी ना लाकर भी वो हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं अगर हम यूसीसी लाएँ तभी महिलाओं की सुरक्षा होगी। ऐसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि यूसीसी अगर आता है तो महिलाओं की सुरक्षा होगी। इसी पे हमारा विचार यहाँ पे अपने प्रस्तुत कर रहे थे हम लोग जी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, युवाओं ने जिस तरीके से अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए अब जो है राजनीति में जो है युवा नज़र आएंगे। एक युवा ने एक जोश भारी में यहाँ पर जो है आयोजन किया है, प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें जो है बात की जाए तो युवा सांसद का अपनाया गया। तमाम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पे मंत्रियों को चीफ गेस्ट के तौर पे देखने को मिला था, जैसे आसिम अरुण जी हैं कल मंत्री। उसके बाद बात की जाए जल विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी, उनका भी स्वागत हुआ। उसके बाद बात की जाए तो विधायक रहेंगे सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर द्वारा भी जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। बच्चों में जो है जिस तरीके से आगे बढ़ने का जोश रोज नज़र आ रहा है। यहाँ पर विधानसभा में सदन की तैयारी की तौर पे पूरा मंच सजाया गया। तमाम लोग, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग अपनी अपनी राय लेते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में सदन में क्या बात उठानी है उसको लेकर युवा आगे बढ़ रहा है। ग्राम में तमाम जो है युवाओं ने, स्टूडेंट ने जो है भागीदारी ली। तमाम लोगों के साथ में जो है यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ लोग बातचीत के दौरान भी मिल भी रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़।